गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा SST। और देखिए चैप्टर क्या है हमारा 7। चैप्टर है हमारा 7। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। जैसे कि हम इसमें संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, संसाधन के हमने टाइप पढ़े। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हमने पढ़ा था कौन सा होता है, मानव संसाधन। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था, जो जापान है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो कम है, लेकिन जो मानव संसाधन है वो अधिक है। और यही कारण है कि जापान जो है इतनी तरक्की कर रहा है या एक विकसित देश बन गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर मानव संसाधन। हम इसके बारे में पढ़ते हैं मानव किस तरीके से अपने कौशल के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका यूज़ करता है या अन्य संसाधनों का निर्माण करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मानव अपने आप में पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यह मानव ही है जो अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड हमारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बुक में ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कौशल के द्वारा, ठीक है। कौशल के द्वारा अन्य संसाधनों का उपभोग करता है। मानव सोचने तथा तर्क करने की शक्ति से संपन्न है, जिसका प्रयोग करके वह समस्त प्राकृतिक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर लेता है। देखिए प्राकृतिक जितने भी हम संसाधन हैं, पहली बार संसाधन कब बनते हैं, जब मनुष्य उनका उपयोग करना सीख जाता है। कोई भी वस्तु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, यदि मनुष्य उसका उपयोग करना सीख जाता है तो वो साधन प्राकृतिक संसाधन बन जाती है। अगर वो मनुष्य उसका उपयोग नहीं करना जानता है या नहीं करता, तो वह वस्तु हमारे लिए संसाधन नहीं है। कब तक, जब तक हम उसका उपयोग नहीं सीख जाते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में अधिकांश कार्य हाथों से किए जाते थे, अतः किसी देश की शक्ति उसकी जनसंख्या में निहित होती थी। जितनी अधिक जनसंख्या होती थी उतना ही अधिक विकास माना जाता था। लेकिन विज्ञान एवं तकनीक के विकास ने स्थितियों को पूर्ण रूप से बदल दिया है। एक मशीन कई लोगों से अधिक कार्य कर सकती है, लेकिन इन मशीनों के संचालन के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी देश की वास्तविक संपदा उसकी आर्थिक जनसंख्या नहीं, बल्कि प्रशिक्षित, कुशल तथा रचनात्मक योग्यता रखने वाले नागरिक हैं। ये लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन स्तर तथा अन्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसमें अशिक्षित, अकुशल तथा अप्रशिक्षित लोग अधिक होते हैं, किसी देश के विकास में अधिक योगदान करने में सक्षम न होने के कारण संसाधनों की खपत तथा देश की विकास व उन्नति की गति को मंद, यहाँ पे लिखा है गति को मंद करने में उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विशाल जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करने के लिए उचित शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा उनकी योग्यता, क्षमता एवं कुशलता को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तभी वह देश की उन्नति एवं विकास में अपना अमूल्य योगदान कर पाएंगे। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि जो देश होते हैं वो तरक्की कब करते हैं, जब जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा होते हैं और जो वहाँ के नागरिक होते हैं, लोग होते हैं, उन संसाधनों का सही से उपयोग करना सीख जाते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि जो हम कह सकते हैं कि कुछ बड़ी जनसंख्या जिसमें अशिक्षित, अकुशल और प्रशिक्षित लोग होते हैं, वो उससे क्या होता है, जो देश की गति है वो मंद हो जाती है। ठीक है, देश में की गति विकास के लिए अपने योगदान नहीं दे पाते ऐसे लोग, तो उससे हमारे जो देश की गति है वो मंद हो जाती है। आगे देखते हैं मानव संसाधन की संरचना क्या है। हमारा टॉपिक मानव संसाधन की संरचना। मानव संसाधन की संरचना से तात्पर्य है कि उसके मध्य आयु अनुपात, लिंग, साक्षरता, भाषा, व्यवसाय, धर्म, जातीय
आदि का निर्धारण किया जाए। यह निर्धारण उनकी मूल विशेषताओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आता है जनसंख्या संरचना। देखिए, ज़रूरी है मानव को संसाधन की तरह उपयोग करने की, कि मानव को हम साक्षर बनाएं, सक्षम बनाएं और कुशल बनाएं, तभी तो वो उन संसाधनों का उपयोग करना अच्छे से सीख सकता है। तो अब है जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि किसी जनसंख्या विशेष में जितने स्त्री तथा पुरुष है, उनका आयु वर्ग क्या है, उनकी शिक्षा कितनी है, वे किस तरह के व्यवसाय में है, ये आंकड़े पूरी जनसंख्या की विशेषताओं के अध्ययन में सहायक होते हैं। जनसंख्या के 3 महत्वपूर्ण अवयव, एक पहला कौन सा होता है, लिंग अनुपात, आयु वर्ग, संरचना तथा साक्षरता का स्तर माने जाते हैं। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या किसी भी देश की विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अब आता है हमारा, सबसे पहले नंबर पे पढ़ेंगे लिंग अनुपात। क्या है हमारा लिंग अनुपात? लिंग अनुपात क्या होता है? देखिए, लिंग अनुपात होता है 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, लिंग अनुपात में क्या होता है, जैसे पुरुषों की संख्या होती है 100 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, वो हमारा लिंग अनुपात कहलाता है। चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिंग अनुपात से तात्पर्य हजार में से गलत बोला गया। देखिए यहाँ क्या लिखा, 1000 पुरुषों के सापेक्ष स्त्रियों की संख्या से है। सन 1901 की जनगणना में भारत में यह अनुपात 972 था, लेकिन यह अनुपात निरंतर बिगड़ता जा रहा है। सन 1991 में भारत में लिंग अनुपात 927, सन 2001 में 933 तथा 2000 की जनगणना में 1000 पुरुषों के सापेक्ष 940 स्त्रियां हैं, जो थोड़ा उत्साहवर्धक है। भारत में स्त्रियों का निम्न लिंग अनुपात दर्शाता है कि यहाँ अभी भी स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमारे यहाँ सामान्यतः स्त्री निम्न सामाजिक व आर्थिक स्तर पर है। दहेज के कारण मृत्यु, भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा स्त्रियों के कुपोषण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में है। यहाँ 1000 पुरुषों के सापेक्ष 158 मतलब कि 1058 स्त्रियां हैं। हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात 970 है, जिसे संतोषजनक कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पे हमारा केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अध्ययन में यह भी ज्ञात हुआ कि उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई तथा यूरोपीय देशों में स्त्रियों का लिंग अनुपात पुरुषों के सापेक्ष अधिक है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक है पुरुषों से, जैसे उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई तथा यूरोपीय देशों। अब आता है हमारा आयु वर्ग संरचना। विभिन्न आयु वर्ग के सापेक्ष लोगों की संख्या आयु वर्ग संरचना को दर्शाती है। जनसंख्या के अध्ययन में यह बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है हमारी 0 से 14 वर्ग, जो मतलब कि 0 से 14 वर्ष की जो आयु होती है वो हमारी नंबर 1 है वर्ग है। नंबर 2 है 15 से 65 वर्ग की आयु, और नंबर 3 है 65 वर्ष और उससे अधिक की आयु। ठीक है, जो आयु संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक 0 से 14 वर्ष, एक 15 से 64 वर्ष, और एक 65 वर्ष से अधिक जितने भी लोग हैं उनको तीसरी वाली कैटेगरी में वर्ग में रखा गया है। आगे पढ़ते हैं। पहला व तीसरा वर्ग दूसरों पर निर्भर रहने तथा कार्य करने वाला समूह है। देखिए 14 वर्ष के आयु में लगभग सभी बच्चे आते हैं, तो वो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं। और 65 वर्ष से अधिक की आयु के जो लोग होते हैं वो भी अधिकतर, देखिए सभी नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये कार्य करने में अक्षम होते हैं, तो इसलिए ही इन्हें किस में रखा गया है, कार्य न करने वाले समूह में रखा गया है। इन्हें आश्रित जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के बीच के वर्ग में ही आर्थिक रूप से सक्रिय कार्य करने वाले लोग आते हैं। आयु वर्ग संरचना के अनुसार जो हमारे कुछ देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं, कौन कौन से हैं वो हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1, जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो 15 से 64 वर्ग की आयु में आता है वह सक्रिय तथा कार्य करने वाली जनसंख्या है।
नंबर 2 है हमारा, यह जनसंख्या का एक बड़ा भाग 65 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग में आता है, तो वह दर्शाता है कि वृद्ध लोगों की संख्या अधिक है। इसके लिए चिकित्सक संबंधित अधिक व्यय की आवश्यकता होगी। और नंबर 3 है हमारा, इसी प्रकार यदि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या अधिक हो तो इससे पता चलता है कि इस स्थान की जन्म दर अधिक है तथा यहाँ की जनसंख्या युवा वर्ग से अधिक है। देखिए तीनों में क्या बताया गया है, अगर हमारी 15 से 64 वर्ग के, यानी यहाँ पर सक्रिय लोग ज़्यादा हैं, नौकरियों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और जो नंबर 2 है हमारे 65 वर्ष से, यानी जैसे जनसंख्या का अगर उन्हें पहले से जनगणना जो होती है उससे अनुमान लगाया जाता है कि किस एरिया में किस सुविधा की ज़रूरत आने वाले टाइम में हो सकती है, क्योंकि जैसे अगर जो वर्ग बांटे गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि अगर 65 वर्ष से अधिक है, यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो अधिक है, तो इसलिए ही जनगणना में ये सब चीज़ें हमारी देखी जाती हैं। अब आती है साक्षरता। देखिए लिंग अनुपात में सबसे नंबर 1 पे कौन सा था, केरल, और साक्षरता में भी केरल ही आता है। देखिए हम देख लेते हैं क्या लिखा है। साक्षरता से तात्पर्य एक या एक से अधिक भाषा में लिखने पढ़ने तथा समझने की योग्यता से है। भारत में 7 वर्ष की आयु से अधिक उन सभी लोगों को साक्षर माना जाता है जो साधारण भाषा में लिख और पढ़ सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ तो लेता है लेकिन लिख नहीं सकता उसे निरक्षर माना जाता है। देखिए साक्षर और निरक्षर में क्या अंतर है, जो पढ़ और लिख दोनों लेता है वो साक्षर हो गया, जो पढ़ लेता है लिख नहीं पाता वो निरक्षर हो गया। चलिए वर्तमान में विश्व की 1/3 जनसंख्या निरक्षर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के 65% लोग साक्षर है, जिसमें पुरुषों का अनुपात 63% है तथा स्त्रियों का अनुपात 54 ही है। भारत में सभी बच्चे स्कूल जाए, इस हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अब है जनसंख्या का वितरण। देखिए जनसंख्या का वितरण आपने देखा होगा, सभी जगह सेम जनसंख्या नहीं रहती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम रहती है। कुछ एरिया हमारे जलवायु के अकॉर्डिंग भी जनसंख्या वहाँ पर है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसमें। प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर निवास करने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। विश्व की, देखिए विश्व यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा है विश्व भर में सभी स्थानों पर जनसंख्या में समरूपता नहीं है। कुछ स्थानों पर जनसंख्या बहुत अधिक जबकि कुछ स्थानों पर बहुत कम है। जनसंख्या वितरण में इस विभिन्नता में कई कारण हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जगह जनसंख्या क्या है कम है और कुछ जगह अधिक है। यहाँ पर इस जो पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हमारी जनसंख्या का घनत्व। और जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी जनसंख्या घनत्व। चलिए आगे देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। विश्व में भौगोलिक संरचना एक समान नहीं है। यहाँ जलवायु, मिट्टी, भूमि एवं वनस्पति के प्रकार में भिन्नता है। यह विभिन्नता जनसंख्या में भी परिलक्षित होती है। भौगोलिक कारक, तकनीकी विकास तथा सामाजिक आर्थिक कारक वे बड़े कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा भौगोलिक कारक। इसमें आपको बता दिए कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है हमारा, देखिए जलवायु, भूमि। देखिए यहाँ पे समतल भूमि है तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करेगी, जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कम करेगी। जलवायु, अगर कोई इलाका ऐसा है कि वहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बहुत अधिक गर्मी होती है, तो वहाँ पे भी जनसंख्या इफेक्ट होती है, वहाँ पे भी कम लोग होंगे। वहाँ की मिट्टी हो गई, देखिए मिट्टी अगर कोई भूमि ऐसी है जहाँ की मिट्टी में हम कृषि नहीं कर सकते तो वहाँ पे लोग निवास करना कम पसंद करेंगे। और फिर है वनस्पति। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे थे भौगोलिक कारक। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है भौगोलिक कारक है। लोग उन स्थानों पर रहना पसंद करते
है जहाँ की प्रकृति अथवा भौगोलिक स्थितियाँ मनवोचित गतिविधियों के अनुकूल होती है। अनुकूल भू आकृति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जल की उपलब्धता आदि आवश्यक तत्व होते हैं। यही कारण है कि लोग पर्वतीय तथा ऊंचे पठारों की अपेक्षा मैदानों तथा घाटियों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। यही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं। एक समतल भूमि पर, अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो वहाँ लोग कम रहते हैं, क्योंकि वो जो भूमि होती है वो रहने के योग्य नहीं होती है। मैदान अधिक सुविधाजनक होते हैं क्योंकि मैदानों में सरलता से आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़क, रेल, बांध आदि का निर्माण किया जा सकता है, जबकि पहाड़ों तथा ऊंचे पठारों पर इनके निर्माण काफ़ी असुविधाजनक होते हैं। कुछ भौगोलिक अवस्थाएं जैसे ऊंचे पहाड़ तथा रेगिस्तान रहने की दृष्टि से बहुत अनुपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत विषम है। जलवायु मानव जनसंख्या पर सीधा प्रभाव डालती है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी, सर्दी अथवा वातावरण की शुष्कता मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती। अब नेक्स्ट हमारा, इसी प्रकार बहुत घने वन भी उन क्षेत्रों में जनसंख्या प्रसार को प्रोत्साहित नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर रहने व खेती करने वाले खाली भूमि का अभाव होता है। देखिए, कहीं पर भूमि नहीं है रहने के लिए या खेती करने के लिए, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है। जनसंख्या घनत्व आपको पता ही होगा कि क्या बताया था मैम ने, प्रति वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है, क्या था वह, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब आता है हमारा किसी स्थान की भू आकृति तथा जलवायु उस स्थान पर लोगों के अवस्थित होने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भौगोलिक कारक भी लोगों की अवस्थित होने में अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसमें से कुछ कारक निम्न हैं। देखिए, आज हम जो करेंगे यहीं तक करेंगे। फर्स्ट जो हमारा कारक है जल की उपलब्धता, ये मैं आज आपको करा रही हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जल की उपलब्धता हम पढ़ लेते हैं क्या है। घरेलू उद्देश्यों, सिंचाई आदि के लिए यदि कुछ जल उपलब्ध है तो मानव स्थानों पर भी निवास कर सकता है। रेगिस्तान पर पाई जाने वाली छोटी बस्तियां इसका उदाहरण। देखिए, इसमें बताया गया है कि जल की उपलब्धता मानव को जीने के लिए, जैसे हमने कृषि में पढ़ा था, उद्योग में पढ़ा था, तो कुछ मेन चीज़ें होती हैं, कुछ प्रमुख उनके ये मान लीजिए जैसे उद्योग के लिए एक अच्छी जगह हो गई, जल हो गया, वैद्युत हो गया, कुछ बहुत सारे ऐसे कारक थे जो उद्योग को प्रभावित करते थे। ऐसे ही जो जनसंख्या है उसको भी प्रभावित करने के बहुत सारे कारक हैं, जैसे जल की उपलब्धता हो गई, सड़क निर्माण हो गया या भूमि हो गई। तो इसी तरीके से ये एक कारक है कि अगर कहीं पर मनुष्य को इतना जल पर्याप्त मिल जाए कि वह आराम से अपने दिनचर्या को और अपनी कृषि को कर सके, तो वहाँ पर भी मनुष्य निवास कर सकता है। इसका एक उदाहरण कौन सा बताया गया है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली बस्तियाँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।